15 में ए बी, थोड़ा इसको स्लो कर दो बेटे, ए बी सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो जो इन्होंने सोची है वो है 2:3:5। आपको आईएफआर है आपके पास, क्वेश्चन में आईएफआर दिया हुआ है 20,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है आपकी, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपए और मार्केट वैल्यू जो अब घटकर हो गई है 95। हमें लॉस हो गया बेटा अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट हमने रिकॉर्ड करी है बुक वैल्यू बेटा हमारी बुक की बात, हमने रिकॉर्ड करा है 1,00,000 पर, जबकि मार्केट में वो 95 की हो गई, तो हमें 5,000 का लॉस हो गया बेटा। इन्वेस्टमेंट में लॉस कितने का हो गया? 5,000 का। हम एंट्री क्या करेंगे? आईएफआर अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की तरफ हमें कितने देने पड़े बेटा? 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब बाकी के जो 15,000 रुपए बच गए हैं बेटा, टोटल 20 थे, उसमें से 5 का लॉस बियर कर लिया, जो 15 बचे हैं वो ओल्ड रेशो 5:3:2 में बांटने हैं। ठीक है, तो 7,500, 4,500 और 3,000। इज दैट ओके? ये एक जर्नल एंट्री से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो इसको न्यू रेशियो में क्यों नहीं बांटेंगे? न्यू रेशो में नहीं बांटते हैं, ये पुराना रिजर्व है, पुरानी ही रेशो में जाएगा, इसमें न्यू रेशो का कोई रोल नहीं है। इज दैट ओके? क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 और जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट दिखा रहा है वो जनरल रिजर्व है हमारे पास 60,000। ठीक है, हमारी जो ये ओल्ड रेशो है और न्यू रेशो अब हमने बदल कर दी है 3:2। ठीक है जी। पहले केस में जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व is not to be shown in new balance sheet, यानी कि आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। जनरल रिजर्व दोबारा कब अपीयर नहीं करेगा? जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना? तो आप एक एंट्री करोगे सिर्फ, वो जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। 60,000 को बांटना है 2:1 में, 40,000 और 20,000 ओल्ड रेशो। ट्रांजैक्शन केस नंबर 2, जनरल रिजर्व is to be shown, is to be shown, यानी कि नो डिस्ट्रीब्यूशन। नो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कौन सी एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग।
गेनिंग सैक्रिफाइसिंग मैं यहां निकाल रहा हूं, एक x का होगा 2/3 -3/5, ये हो जाएगा 1/50 15, 10 -9, 1/15 सैक्रिफाइस। y का हो जाएगा 1/3 -2/5, तो ये हो जाएगा 15, 5 -6 -1/15, ये हो जाएगा गेन। अब गेन कर रहा है y, गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है 3 पार्टनर्स हैं, नीता, गोपाल और फरहान। नीता, गोपाल और फरहान की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। ठीक है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 और इनकी न्यू रेशो जो है ये ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो जो इनकी बदल रही है वो आ रही है 5:3:2। अब इस वक्त पे आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपके पास टोटल 30,000। कंटिंजेंसी रिजर्व है आपके पास 9,000 और गुडविल ऑफ द फर्म है 4,80,000। उसने क्वेश्चन में बोला है पास नेसेसरी एंट्रीज, और कुछ नहीं बोला उसने नहीं बोला कि आपको रिजर्व बांटना है, नहीं बांटना है, आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, आपको गुडविल के लिए क्या करना है। He has not told us anything. कनिका, प्रियाशा, तो आप कंटीजेंसी रिजर्व कौन सा होता है? कंटिंजेंसी रिजर्व होता है कि जो हो सकता है हमें बाद में जरूरत पड़े या ना पड़े, ऐसा रिजर्व। ठीक है, उसे कंटिंजेंसी रिजर्व कहते हैं। गिव मी दैट पॉडकास्ट। तो यहां पर अगर उसने कुछ बोला नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम, हाँ बेटा, तो यहां पर हमारे पास उसने नहीं बोला कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बांटना या नहीं बांटना, कंटिंजेंसी रिजर्व को बांटना है नहीं बांटना, गुडविल को क्या करना है। तो यहां पर हम फिर बादशाह हैं, हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे, हाँ या नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहली एंट्री डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 30,000। कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो, तो ये हो गया 15,000, 10,000 और 5,000। ये लॉस था तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो हो गए डेबिट। फिर दूसरी एंट्री कंटिंजेंसी रिजर्व जो हमारे पास है वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000, टू एम्स कैपिटल, टू जीज कैपिटल एंड टू एफ्स कैपिटल। अब ये 9,000 को भी हमने किस में बांटना है, 3:1 में। करें, इसमें से दो ग्रुप पे एक मैसेज कर दो दैट क्लास विल स्टार्ट एट 5:45। बताता हूँ, MGF में हमने 3:1 में 6, 15 किया 4,500, 3,000 और 1,500। बेटा ये ठीक है दोनों, मैंने लॉस और रिजर्व बांट दिया, ठीक है। अच्छा, अब रही गुडविल की बात। गुडविल के आपके दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो होती है एडजस्टमेंट एंट्री और एक होता है कि गुडविल ओल्ड रेशो में रेज कर दो
और न्यू रेशो में राइट ऑफ कर दूं। ठीक है, इज दैट ओके? तो हम इसमें दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, उन दोनों का असर यही है बेटा। इसमें तो असर अलग अलग यही, हाँ चलो अब जाओ, कोई बात नहीं। उन दोनों का ही असर सेम है। तो यहां पर हमने दोनों एंट्री भी कर सकते हैं और एक एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अल्टीमेटली इफेक्ट आपका एक ही आना है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इसमें दो एंट्रियां कर रहा हूं, गुडविल रेज करने वाली और गुडविल राइट ऑफ करने वाली। तो पहली एंट्री मैं करूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल to G's capital to F's capital। गुडविल कितनी है? 4,80,000। ओल्ड रेशो में रेज करेंगे बेटा। ओल्ड रेशो है 3:1, एम आई राइट? तो 8 2,40,000, 1,60,000 और 80,000। अब इसी गुडविल को हम राइट ऑफ भी कर देंगे। M's capital account debit, G's capital account debit, F's capital account debit to goodwill account। कितना? 4,80,000। और इसको कौन सी रेशो में बांटें? 5:3:2। तो ये हो गया मेरे ख्याल से 240 और एक 144, 96। आप इन दोनों की जगह एक एंट्री करेंगे तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट यही आएगा, बस उसमें आपको जो है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा गुडविल के लिए। ठीक है, ये दोनों तो हमने ठीक ही करी है बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कंटिंजेंसी रिजर्व तो सही करी है, मगर ये वाली जो एंट्रियां हैं गुडविल वाली, ये आप दोनों की जगह एक भी कर सकते हो। यू हैव चॉइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गलत दोनों में से कोई भी नहीं। अब आगे हम बेटा क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, एक भव्या और एक साक्षी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी है? ओल्ड रेशो है। और न्यू रेशो इन्होंने डिसाइड करी है 1:1। ओल्ड रेशो इनकी 3:2 है और न्यू रेशो इन्होंने आपस में मिलकर फैसला किया है 1:1 का। अब यहां पर ये कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, IFF, भव्यस कैपिटल, साक्षीज कैपिटल, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड। जो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है वो आपने ध्यान रखनी है क्या, कि जनरल रिजर्व आपके पास 23,000। मैं सबको बता दूं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं है वो देख लें। जनरल रिजर्व आपके पास 23,400 दिया हुआ है। IFF यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दिया हुआ है 20,000। IFF और IFR में कोई फर्क नहीं है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 30,000। फिर कैपिटल भी दिया दोनों की, बट आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड राइट नाउ इन दी कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि मुझे कैपिटल अकाउंट्स उसने बोला नहीं है बनाने को। तो अब वो क्या चाह रहे हैं, अब उन्होंने हमें 3 चीजें और इंफॉर्मेशन दी है। पहली इंफॉर्मेशन दी है इन्वेस्टमेंट्स valued to be valued at 20,000। बेटा इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में लिखी हुई है 30। इन्वेस्टमेंट कितनी लिखी हुई है? 30। और अब वो 20,000 की होने जा रही है, तो हमें 10,000 का जो लॉस है वो लॉस हम कहां से निकाल लेंगे? IFF से विड्रॉ कर लेंगे और बाकी 10,000 जो बचेंगे वो पार्टनर्स में बांट देंगे। सेकेंड जो इन्होंने बोला है, गुडविल इज वैल्यूड एट 24,000। गुडविल वैल्यू
at 24,000। इसके बेटा वही दो अल्टरनेटिव वेज हैं, आप रेज करके राइट ऑफ करिए या फिर एडजस्टमेंट एंट्री करिए, इट्स सेम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड उसने बोला है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कुल मिला के तीन चीजें हैं, आप समझिए बेटा मैं कैसे कर रहा हूं इसको। इस शीट को मैं पहले थोड़ा हिस्सों में बांट दूं, दो हिस्सों में बांट देता हूं। नाउ आई एम डूइंग द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। पहला पार्ट बेटा इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, हमें इन्वेस्टमेंट कितना लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट में। हाँ तो हमारे पास सॉरी 10,000 का लॉस, 10,000 का लॉस। हाँ जी 10,000 का लॉस हो गया। तो हमने कहा IFF अकाउंट डेबिट 30,000, IFF में सॉरी 20,000, IFF में कितने पैसे हैं बेटा 20। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को कितने दे देने चाहिए हमें 10,000 रुपए। टू भव्यास कैपिटल, टू साक्षीज कैपिटल। बेटा जो बाकी 10,000 बचे हैं उनको किस में बांट दूं मैं, 3:2 में। तो 6,000 इसको और 4,000 इसको दे, एम आई राइट। 6,000 भव्या को और 4,000 साक्षी को मैंने दे दिया। अब इन दोनों एंट्री के लिए, इसके लिए भी मैं कह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, इसके लिए तो करनी ही है। वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो जब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मुझे क्या चाहिए, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग चाहिए। तो भव्या की गेनिंग सैक्रिफाइसिंग है 3/5 ओल्ड रेशो माइनस 1/2 न्यू रेशो, ये हो गया 10, 6 - 5 1/10। साक्षी का 2/5 माइनस 1/2, ये हो गया 10, 4 - 5 माइनस 1/10। तो ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हम सेकंड एंट्री करने जा रहे हैं, गेन ओब्लिक सैक्रिफाइस आउट ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इंटू 1/10। तो 2,400 रुपए ये हमने एंट्री करनी है। गेनिंग कौन है, साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्याज कैपिटल अकाउंट 2400। फिर आ गई अब थर्ड में वो कह रहा है जनरल रिजर्व, अब गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग आउट ऑफ जनरल रिजर्व इज इक्वल टू, जनरल रिजर्व कितना है बेटा आपका 23,400, 23,400 का किया 1/10, 2340। एंट्री वही होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्याज कैपिटल। नंबर 20, 3 पार्टनर्स X, Y और Z, इनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2 और न्यू रेशो है इनकी 2:3:5। अब यहाँ पर वो कह रहा है they also decided to record the effect of following accumulated profit without affecting their book value। विदाउट, यहाँ पर लिखा है बेटा, एक लाइन लिखी है विदाउट अफेक्टिंग देयर क्या बुक वैल्यूज। इसका मतलब क्या होगा, इसका इन्फ्रेंस ये निकलता है कि इनमें से किसी को भी बांटना नहीं है, आपने इनमें से किसी को छेड़ना नहीं है। इसका इन्फ्रेंस क्या निकलता है कि आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। कौन सी एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास जनरल रिजर्व दिया हुआ है 6,000, P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास 24,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है हमारे पास 12,000। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का
नेट अमाउंट, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो नेट अमाउंट निकालता हूं, तो नेट अमाउंट निकल कर आता है 18,000। नेट अमाउंट कितना निकल कर आता है? 18,000। 6 और 24 30, 30 माइनस 12, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मैंने कर दिया माइनस, तो ये आ गया 18। अब साइड पे मैं क्या निकाल लेता हूं? गेनिंग ओब्लिक सैक्रिफाइस। एक्स 5/10 माइनस 2/10, 3/10 सैक्रिफाइस। वाई 3/10 माइनस 3/10, एलसीएम लेके पता चला ये 0 आ रहा है। जेड 2/10 माइनस 5/10, सो माइनस 3/10 गेन। अब इसका मैं अगर 3/10 निकाल लूं, क्योंकि एक का गेन और सेक्रीफाइस दोनों का 3/10 आ रहा है, तो ये आता है मेरे पास 3/10 करके 5400। कितना आता है बेटा? 5400। अब एंट्री क्या करेंगे हम करेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 54। हाँ जी सुनो बेटा, यहां पर ध्यान दो। मान लो हमने ये बिजनेस शुरू किया 2011 में, तो मैं ये कह रहा था कि आपने मान लीजिए 2011 में बिजनेस शुरू किया और उस वक्त आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की, और आपने एक प्लांट भी खरीदा 5 लाख रुपए का, आपने लोन भी लिया बैंक से, आपने बैंक से लोन लिया लेट्स से 7 लाख। ये बिजनेस शुरू किया था किसने? दो लोगों ने, एक का नाम था एच और एक का नाम था एस। दो लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया बेटा, एक का नाम था एच और एक का नाम था एस। अब क्या हुआ कि 2020 में यानी कि आज आपने एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया। नए पार्टनर का नाम था, कोई सेली थी इसकी एचएस की, उसका नाम था एम। थोड़ा हेयर स्टाइल अच्छा था। तो ये जो इसकी सेली थी थोड़ी स्टाइलिश थी, इसने जो है अपना, इसको हमने 2020 में एडमिट किया एम को। एच एस और एम में हमने किसको एडमिट कर लिया बेटा? एम को। अब एम से कहा पैसे लेके आ। सुनना मेरी बात, यहां ध्यान से, बड़े कान खोल के सुनना बेटा। हमारे पास 15 लाख रुपए के एसेट थे, 7 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, तो कुल मिला के हमारे पास नेट वर्थ जो थी वो नेट वर्थ थी 8 लाख रुपए की। ठीक है, एक काम करते हैं, लाइबिलिटी करते हैं 6 लाख, क्या हो जाएगा? 9 लाख रुपए। कितने हो गए? 9 लाख रुपए। एम बड़ी चालाक थी, एम ने कहा 9 लाख रुपए तुम्हारे टोटल लगे हुए हैं, ऐसा करते हैं तीनों इक्वल शेयर हो जाएंगे, एच एस और एम, मैं 3 लाख रुपए ले आती हूं। आप मेरी बात समझना बेटा, जरा ध्यान से सुनना। अभी यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई। बिजनेस शुरू किया था किसने? एच ने और एस ने। कब शुरू किया था? 2011 में। कितने के एसेट्स लगाए? 10 लाख की बिल्डिंग, 5 लाख का प्लांट और 6 लाख का लोन, तो 9 लाख रुपए नेट निकलते थे। 9 लाख में से एम ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं तीनों इक्वल हिस्सेदार, 3 लाख मैं भी ले आती हूं, पार्टनर बन जाएंगे। एच और एस ने पहले तो कर दी हाँ, यस। लड़कियों के सामने कौन बोले? पहले तो हाँ कर दी। घर गए तो सिर पे खारिश करते हुए सोच रहे हैं यार ये कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ कैसे हो गई भैया? ये जो एसेट और लाइबिलिटी थी, ये एसेट लाइबिलिटी 2011 की पिक्चर है। हम उसको कब एडमिट कर रहे हैं? 2020 में। हमने उसको कहा रुक जा बहन, 2020 में तू एडमिट हो रही है, 2020 में जरा 2 मिनट रुक के पहले इनकी वैल्यू दोबारा निकाल लेते हैं, तब तुझे बताएंगे तेरे को कितना लाना और कितना नहीं लाना। बात समझे कि नहीं समझे?
हम पहले ये फाइंड आउट कर लें कि हमने जो एसेट लाइबिलिटी लगाई थी आज से करीबन करीबन 10 साल पहले, उनकी आज क्या वैल्यू है। तो जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है कि नया पार्टनर एडमिट हो गया, पुराना रिटायर हो गया। जब भी कुछ ऐसा होता है, कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए या पुराना रिटायर हो जाए, तो ऐसे केस में हम जो है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो जाए, तो हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को उस डेट पर रीवैल्यू करते हैं, ये जानने के लिए कि हमारे आज की डेट में एसेट्स लाइबिलिटीज की क्या कंडीशन है। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। Yes, आपको sir. समझ में आ रहा है कि मैं रीवैल्यू क्यों करने जा रहा हूं एसेट्स और लाइबिलिटीज को? Yes, sir. क्योंकि मेरे एसेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू में काफी बदलाव आ चुका होगा, और उस बदलाव को मुझे जानना जरूरी है इससे पहले कि मैं पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करूं। रिकॉन्स्टिट्यूट बेटा, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट जो होती है वो कई केसेस में हो सकती है। कब? अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाए, अगर कोई पुराने पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर कोई हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज कर दी। इन सभी केसेस में हमारी पार्टनरशिप दोबारा से बन रही है। बेटा पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद दिलाता हूं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स और फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। बेटा जहां इनमें से कुछ भी होगा पुराना एग्रीमेंट टूटेगा। एग्रीमेंट है, लीगल कागज है, लीगल कागज में आप काटा पीटी नहीं कर सकते। अगर आपका इसमें से कोई भी चेंज हुआ तो पुराना कागज हट जाएगा, नया कागज आ जाएगा। नया कागज आ गया यानी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। बेटा पार्टनरशिप में फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं ए और बी, इनकी रेशो है 3:2। 3:2 से अगर ये ले जा रहे हैं इसको 1:1 भी, तो पुराना एग्रीमेंट जो है वो फटेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। दो पार्टनर हैं बेटा ए और बी, सी को लेकर आ रहे हैं, इन दोनों वाला एग्रीमेंट फट जाएगा, एक नया एग्रीमेंट बनेगा ए और बी और सी का। ऐसे केस में पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में जब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, ध्यान रखना एसेट्स और लायबिलिटीज को हमें रीवैल्यू करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए हम जो अकाउंट बनाएंगे उसको क्या नाम देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम देंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में यहां पर समझना बेटा, रीवैल्यूएशन के केस में प्रॉफिट कब होगा हमें और लॉस कब होगा। अगर 2011 के मुकाबले 2020 में हमारा एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा, और एसेट घट गया तो लॉस होगा। कोई लायबिलिटी घट गई, प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी बढ़ गई, लॉस होगा। हाँ या नहीं? क्यों बेटा? हम रीवैल्यू जब कर रहे हैं, हम अपने एसेट्स को दोबारा से वैल्यू निकाल कर देख रहे हैं, उस वक्त प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? अगर कोई एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट, एसेट घट गया तो लॉस। लायबिलिटी का उल्टा, लायबिलिटी घट गई तो प्रॉफिट, लायबिलिटी बढ़ गई तो लॉस। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट निकल कर आ गया, अनरिकॉर्डेड एसेट कोई फाउंड हो गया, फॉर एग्जाम्पल नया पार्टनर एडमिट कर रहे थे, उस वक्त कहीं पुरानी हमने कहीं कोई स्टोर छाना तो पता चला यार 2 लैपटॉप निकल आए हैं जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थे। बुक्स में रिकॉर्ड कैसे नहीं थे? वो डेप्रीशिएट होते होते जीरो हो गए थे।
लेकिन लैपटॉप थे बेटा, बुक्स में डेप्रीसिएशन एसेट को जीरो करती है, बुक्स में एक्चुअल एग्जिस्टेंस में जीरो नहीं हो जाता वो। अब वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट निकल कर आ गया तो ये फायदा हो गया। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी निकल कर आ जाए, कोई पुराना हमारा झगड़ा था किसी से, वो केस चल रहा था, वो केस हम हार गए, अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं किया था हमने उसको। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था? क्योंकि अभी तो केस चल रहा था, अभी तो नाव मझधार में, क्या जाने क्या होए, तो अभी तो पता ही नहीं था। तो वो एक लाइबिलिटी हमारे सिर पर खड़ी हो गई है। सो दैट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस। तो अगर मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, इफ आई हैव टू मेक अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, जरा इस पे नजर मारें, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट नजर कैसा आएगा। हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट वुड लुक लाइक दिस। हाँ जी, अब यहां पे मैंने बनाया बेटा, इसका नाम दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बेटा एज यूजुअल ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट ऑल दी लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी गेन्स। सुहानी, डेबिट ऑल दी लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी गेन्स। तो ये जितने हमने प्रॉफिट नोट करे हैं वो यहां आएंगे क्रेडिट साइड पर, और जितने आपने लॉस नोट करे हैं वो यहां आएंगे बेटा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिखूंगा टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, यहां पर लिखूंगा टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बाय इंक्रीज इन एसेट। कोई एसेट बढ़ गया तो यहां, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अब बेटा वही पुश्तैनी रूल है, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आई तो यहां पर होगा प्रॉफिट। इफ द क्रेडिट साइड इज बिगर, व्हाट वी विल गेट इज प्रॉफिट। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये पुराना प्रॉफिट लॉस है इनका, ये 2011 से 2020 तक का असर है। ये 2011 से 2020 तक का असर एच और एस को मिलेगा, एम को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? 2011 से 2020 का जो बदलाव है, उस बदलाव का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका हकदार कौन है? केवल और केवल एच और एस। एम का कोई हक नहीं है। और एच और एस का है तो कौन सी रेशो में जाएगा? ओल्ड रेशो। और अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड बड़ी हुई तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। इसी की अगर मुझे जर्नल एंट्रीज करनी हो तो मैं जर्नल एंट्रीज कैसे करूं? मैं जर्नल एंट्रीज करना सिखा रहा हूं। अगर मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बजाय वो मुझसे जर्नल एंट्री पूछे, तो मैं ये डेबिट और क्रेडिट वाली जर्नल एंट्रीज कैसे करूं? सुनना, मान लो मुझे इस साइड की जर्नल एंट्री करनी। अरे ये क्या कर दिया? मान लो मुझे इस साइड की जर्नल एंट्री करनी है, इस साइड। मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to increase in asset, to decrease in liability, to unrecorded liability.
इस साइड की जनरल एंट्री क्या करूंगा? इंक्रीज इन एसेट अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, unrecorded asset account debit to what? Revaluation. Am I right? फर्स्ट एंट्री में सिर्फ साइंस गलत लगा दिया आपने, डिक्रीज इन एसिड होगा ना साइड वाली में, साइंस उल्टे लगा दिया आपने। सीधे कर लो यार, ऐसे गुस्सा यहाँ पे नीचे होना चाहिए ना दोस्तों। मंच, गुस्सा मत हो यार, सीधा कर ले इसको, नाराज ही हो गया। अब ठीक है मंच? परफेक्ट सर। सर हमने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट क्यों करा है? बेटा हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करें ना, ये सारी एंट्रियां कहाँ आ रही हैं? रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ रही है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और इन तीनों का नाम लिख रहे हैं, किन की वजह से हो रही है। आगे बढ़ूं बेटा? सर और आगे सुन लो यार, गरीब की फरियाद सुनो। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? Revaluation account debit to partners capital account. इसकी एंट्री क्या होगी? Partners capital account debit to revaluation.